हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी को। तो क्या होती है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ वर्नर थ्योरी के बारे में। इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट जो कोशिश वर्नर ने की थी दैट वाज वेरी सक्सेसफुल और इसकी वजह से वर्नर को 1913 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्या कहती है वर्नर थ्योरी, क्या इसके पोस्टुलेट्स हैं और कैसे ये मॉलिक्यूल्स के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट इज दैट कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी दो वैलेंसी होती है। हर मेटल की दो टाइप की वैलेंसी होती हैं, एक होती है हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी होती है हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, सो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है। मीन्स जो भी मॉलिक्यूल उस प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो ईजिली आयोनाइज हो जाएंगे और जो मॉलिक्यूल्स और आयंस सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो आयोनाइज नहीं होंगे। ओके, सो तो इसीलिए जो आयोनाइजेबल वैलेंसी है, मीन्स जो प्राइमरी वैलेंसी है, उसे में हम ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से जानते हैं और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ओके, तो ये तो था इसका फर्स्ट पोस्टुलेट कि एवरी मेटल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, वन इज द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकंड इज द सेकेंडरी वैलेंसी। द प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल एंड दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर एंड द सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल एंड दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो सेकंड पोस्टुलेट इज दैट कि एवरी मेटल हैज़ अ फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज। ठीक है, मीन्स उसका जो नंबर होगा वो फिक्स होगा। इससे मतलब हमारा ये है कि जो नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे मेटल के साथ लगे होंगे वो हर एक मेटल के कॉम्प्लेक्सेस में फिक्स्ड होंगे। मीन्स अगर कोई मेटल जो है 6 लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो उसके मोस्ट ऑफ द जो कॉम्प्लेक्सेस हमें देखने को मिलेंगे वो उसमें हमारे 6 ही लिगेंड लगे होंगे, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, फिक्स होता है। ओके, सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, वो उसका फिक्स रहेगा हमेशा मेटल का उसके कॉम्प्लेक्सेस में। थर्ड पोस्टुलेट इज दैट मेटल टेंड्स टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, तो मेटल की कोशिश रहती है कि उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों ही सेटिस्फाई हो जाएं किसी तरीके से। तो यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी है वो हमेशा नेगेटिव आयन जो है वो सेटिस्फाई करेंगे। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि जो मेटल एटम होते हैं वो या तो न्यूट्रल होंगे या फिर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो अगर उनका जो ऊपर चार्ज जो है पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव आयन ही क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। whereas the secondary valencies are satisfied either by the negative ions or the neutral molecules। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसमें हमारे पास नेगेटिव लिगेंड भी हो सकते हैं और न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकते हैं, समटाइम्स पॉजिटिव लिगेंड्स भी होते हैं। ओके, सो फोर्थ पॉइंट इज दैट द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल, मीन्स इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है भी किस डायरेक्शन में वो लगे होंगे मेटल के साथ, बट जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है दैट इज डायरेक्शनल। मीन्स जो लिगेंड्स, जो मॉलिक्यूल्स मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे स्पेस में। नाउ सपोज किसी कॉम्प्लेक्स में मेटल के अराउंड 6 लिगेंड लगे हुए हैं तो वो अपने आप को स्पेस में इस तरह एडजस्ट करेंगे कि उनकी जो होगी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बनेगी। तो जब 6 लिगेंड मेटल के अराउंड लगे होते हैं तो वो एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है जो डायरेक्टेड होती है स्पेस में वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती है। अगर तो उस मेटल के अराउंड 4 लिगेंड लगे हुए हैं तो वो अपने आप को या तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में एडजस्ट करेंगे या फिर वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एडजस्ट करेंगे। तो ये तो थे कुछ पोस्टुलेट्स जो वर्नर ने दिए थे। अब इनकी हेल्प से हम कुछ एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स और उनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं भी कैसे वर्नर थ्योरी हमारी मदद करती है, कैसे ये हेल्पफुल रहती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने में। अब यहाँ पे हमने कोबाल्ट के कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिए हैं, जैसे कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट क्लोराइड हेक्सा अमोनिएट, सेकेंड इज द कोबाल्ट क्लोराइड पेंटा अमोनिएट, थर्ड वन इज द कोबाल्ट क्लोराइड
टेट्रामोनिएट एंड द लास्ट वन इज द कोबाल्ट क्लोराइड ट्राईअमोनिएट। मीन्स जैसे हमारे पास हाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो मीन्स वहाँ पे जो पेंटाहाइड्रेट लगा होता है, 5 वाटर मॉलिक्यूल लगे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और उस कॉम्प्लेक्स को हम बोल देते हैं हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से कोबाल्ट के ये अमोनिएट कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे जो अमोनिया लगे हुए हैं दैट आर दी मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें इन सभी कंपाउंड्स में कोबाल्ट की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 3 है। क्यों? क्योंकि इसके साथ 3 क्लोराइड लगे हुए हैं जो उसका जो चार्ज है उसको बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि हमने लोअर क्लासेस में सीखा है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होती है, वो कैसे होती है? अगर ए के ऊपर हमारे पास कोई चार्ज है y और बी के ऊपर अगर कोई चार्ज है हमारे पास x नेगेटिव, तो ये जो नंबर होता है हमारा ऊपर वो उसके पैर में चला जाता है और ए का नंबर जो है वो बी के पैर में चला जाता है। तो इससे हमारा जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है वो बन जाता है हमारे पास AXBY। ओके, सो इसी तरह से हमारे पास जो कोबाल्ट क्लोराइड बन रहा है, तो यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव होगा और क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव है, तो इसलिए 1 जो नंबर है वो कोबाल्ट के पैर में चला गया और जो 3 नंबर है जो कोबाल्ट के ऊपर है वो क्लोराइड के पैर में चला गया, तो इसलिए हमारे पास बना कोबाल्ट क्लोराइड। अब इन सब में हमारे पास जो कोबाल्ट ट्राईक्लोराइड है, तो मीन्स यहाँ पे कोबाल्ट का जो चार्ज है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है। ओके, तो कोबाल्ट के सभी कॉम्प्लेक्सेस में इसकी प्राइमरी वैलेंसी जो है 3 है, और जब कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी 3 होती है तो उसकी हमेशा सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो 6 रहती है। मीन्स जब भी कोबाल्ट इन 3 ऑक्सीजन स्टेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, किसी भी लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, तो वहाँ पे 6 लिगेंड्स ही लगेंगे। ओके, और जब 6 लिगेंड लगेंगे तो उसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी? ऑक्टेहेड्रल रहेगी, क्योंकि हमने बोला था कि अगर किसी मेटल के अराउंड 6 लिगेंड लगे होते हैं तो वो अपने आप को इस तरह से डायरेक्ट करते हैं स्पेस में कि उनकी जो ज्योमेट्री बनती है वो स्क्वायर बाइपिरामिडल और ऑक्टेहेड्रल बनती है। तो यहाँ पे हमने सभी कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टेहेड्रल बनाई है। अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्नर थ्योरी कि कैसे उनकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयोनाइजेबल है और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो नॉन आयोनाइजेबल है, और किस तरह से इनकी बॉन्डिंग होती है, किस तरीके से लिगेंड या फिर आयन जो है उनके साथ लगे होते हैं, और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स या कौन कौन से आयन उसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स और आयन जो है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल, जिसमें हमारे पास कोबाल्ट ट्राईक्लोराइड और हेक्सा अमोनिएट है। तो यहाँ पे जो 6 अमोनिया लिगेंड लगे हुए हैं वो कोबाल्ट की जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको बैलेंस कर रहे हैं, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। कैसे? कि यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के जो कॉर्नर्स हैं उन पे हमारे पास 6 अमोनिया लिगेंड्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे बाय कन्वेंशन हम जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो सॉलिड लाइन है उनको ब्लैक कलर में शो किया है और जो हमारे पास डॉटेड लाइन है उसको मैंने ब्लू कलर में शो किया है। और जो हमारे पास यहाँ पे क्लोराइड्स हैं दे आर सेटिस्फाइंग इट्स प्राइमरी वैलेंसी। Okay, so on the basis of this we can say that the chloride which are satisfying its primary valency they can be easily ionized। means कि जब इसका ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनता है तो वो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनता है कि कोबाल्ट के साथ हमारे पास अंदर 6 अमोनिया लिगेंड्स होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और बाहर क्या होते हैं हमारे पास 3 क्लोराइड होते हैं। और ये मॉलिक्यूल जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वहाँ पे तीनों के तीनों क्लोराइड जो है वो आयोनाइज हो जाएंगे, बट जो अमोनिया लिगेंड्स हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं, वो आयोनाइज नहीं होंगे। दैट इज व्हाई दे आर सेटिस्फाइंग दी सेकेंडरी वैलेंसी। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। और जो कुछ भी हमारे पास मॉलिक्यूल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली मेटल के साथ अटैच्ड होते हैं वो कभी भी आयोनाइज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये अमोनिया जो है ये आयोनाइज नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड जो होंगे वो आयोनाइज होंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दीज क्लोराइड्स विद द डैश बॉन्ड्स। ओके, सो डैश बॉन्ड कैन बी इजीली ionized। Okay, so this molecule is represented by this formula where the 3 chloride which are satisfying its primary valency only they can be easily ionized। in the second complex also as I said कि कोबाल्ट जब +3 ऑक्सीजन स्टेट में होता है तो वहाँ पे उसकी सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा 6 रहेगी। तो इन सभी कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास जो कोबाल्ट का जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 रहेगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे 5 अमोनिया है,
तो 5 अमोनिया इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट जो 6th उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है उसे कौन सेटिस्फाई कर रहा है? एक क्लोराइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लोराइड को सॉलिड बॉन्ड के साथ दिखाया है। ठीक है, और साथ के साथ हमने इसे डैश बॉन्ड के साथ भी दिखाया है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक क्लोराइड जो है उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो बाकी 2 क्लोराइड बच गए वो सिर्फ और सिर्फ उसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मीन्स इसका अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं कॉम्प्लेक्स स्टेट में, तो हम लिख सकते हैं कोबाल्ट पेंटाअमीन क्लोराइड और बाहर 2 क्लोराइड। तो मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 क्लोराइड हैं जो इजीली आयोनाइज हो सकते हैं। अब इसे भी हमने डैश और सॉलिड बॉन्ड में दिखाया, तो मीन्स ये सॉलिड बॉन्ड के साथ भी अटैच्ड है, तो ये इजीली आयोनाइज नहीं होगा। इजीली क्या, ये आयोनाइज ही नहीं होगा, क्योंकि अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया, क्योंकि इट इज सेटिस्फाइंग बोथ इट्स प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। अगर कोई मॉलिक्यूल या आयन एक मेटल की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है, तो वो भी कभी आयोनाइज नहीं होगा, क्योंकि वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा, तो वहां पे वो आयोनाइज नहीं होगा। तो सिर्फ यहाँ पे ये 2 क्लोराइड जो कि हमारे पास आयोनाइज हो सकते हैं, जो उसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, तो उसे हमने बाहर लिखा है। ओके, तो ये सिर्फ और सिर्फ आयोनाइज होंगे, और जब ये आयोनाइज होंगे तो हमारे पास 3 आयन्स मिलेंगे। एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ कैटायन, और 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ एनायन। इस केस में हमारे पास 4 आयन मिल रहे थे, 1 कैटायन और 3 एनायंस। यहाँ पे हमारे पास 1 कैटायन और 2 एनायन मिलेंगे। ठीक है, 2 क्लोराइड मिलेंगे। अब बात करते हैं थर्ड मॉलिक्यूल की। थर्ड मॉलिक्यूल में हमारे पास 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, तो मीन्स जो इसकी 6 सेकेंडरी वैलेंसी है उसमें से 4 तो अमोनिया सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 2 कौन करेंगे? बाकी बचे क्लोराइड आयंस, क्योंकि हमारे पास और कुछ आयन या फिर मॉलिक्यूल नहीं है, अमोनिया और क्लोराइड ही हैं। तो 4 तो अमोनिया उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमने उसे यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में शो कर दिया। अब आउट ऑफ 3 क्लोराइड्स 2 क्लोराइड्स आर सेटिस्फाइंग बोथ इट्स प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, सो दैट आर रिटन in the solid as well as the dash bonds. ओके, तो यहाँ पे ये 2 क्लोराइड जो कि उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और एक क्लोराइड जो यहाँ पे बच गया जो कि उसकी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, वही सिर्फ यहाँ पे आयोनाइज हो पाएगा। सो इस कंपाउंड का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो क्या लिखेंगे? कोबाल्ट के साथ हमारे पास 4 अमोनिया और 2 क्लोराइड हैं, और बार एक हमारे पास क्लोराइड बचेगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट मॉलिक्यूल, जिसमें हमारे पास कोबाल्ट के साथ 3 क्लोराइड और 3 अमोनिया है। मीन्स कोबाल्ट ट्राई क्लोराइड ट्राई अमोनिएट है, तो इसमें 3 अमोनिया ही सिर्फ उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। बाकी जो उसकी 3 वैलेंसी बच गई सेकेंडरी वैलेंसी, उसको कौन सेटिस्फाई करेंगे? दीज 3 क्लोराइड आयंस। अगर ये 3 क्लोराइड क्या कर रहे हैं? उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करेगा? यही 3 क्लोराइड क्या करेंगे? उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस कंपाउंड का जो हमारे पास फॉर्मूला लिखा जाएगा, दैट वुड बी दी लाइक दिस। ओके, तो बाहर हमारे पास कोई भी काउंटर आयन नहीं रहेगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कोई भी काउंटर आयन नहीं है, तो जब भी हम इस मॉलिक्यूल को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इट विल नॉट आयोनाइज एट ऑल। ओके, ये बिल्कुल भी आयोनाइज नहीं करेगा, एज सच ये मॉलिक्यूल वाटर में रहेगा। तो मीन्स अगर हम इनको टेस्ट करना चाहें कि हमारे पास वहाँ पे कितने क्लोराइड हैं या कितने आयन्स बन रहे हैं, तो पहले तो हमने फॉर्मूला में ही देख लिया कि यहाँ पे बस जो भी काउंटर आयन बाहर रहेंगे वो आयोनाइज होंगे। इस मॉलिक्यूल में हमारे पास टोटल 4 आयंस बनेंगे, 1 इज द कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड 3 आर द क्लोराइड आयंस। इस मॉलिक्यूल में हमारे पास 1 कॉम्प्लेक्स कैटायन बनेगा और 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे, और इस मॉलिक्यूल में हमारे पास 1 कैटायन और 1 क्लोराइड मिलेगा, मींस टोटल नंबर ऑफ 2 आयंस मिलेंगे। ठीक है, इसमें 3 आयंस मिले, इसमें 4 आयंस मिले, इसमें हमारे पास कोई भी आयन नहीं मिलेगा। ओके, तो फर्दर हम एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जो वर्नर की थ्योरी के बेस पे हमने ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की है कि वाकई क्या ये सही स्ट्रक्चर है, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं। कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो रहेगा वो यही रहेगा कि हाउ कैन वी वेरीफाई द वर्नर थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। सो नेक्स्ट इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अब
किस तरीके से हम वर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं या किया गया है। तो देयर आर टू मेथड्स बाय विच वी कैन इजिली वेरीफाई द वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। द फर्स्ट मेथड इज द प्रेसिपिटेशन मेथड, प्रेसिपिटेशन मेथड, and the second one is the conductance measurement। मीन्स जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हम बनाते हैं उनकी हम अगर प्रेसिपिटेशन मेथड से वेरीफाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी को, और कंडक्टेंस मेजरमेंट से भी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो अभी हमने कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस लिखे थे उनको हम कोशिश करते हैं कि प्रेसिपिटेशन मेथड से उसको हम वेरीफाई कर पाएँ, और ये किया भी गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी कैसे किया गया है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा प्रेसिपिटेशन मेथड। तो प्रेसिपिटेशन मेथड में क्या है कि जो हमारे पास कंपाउंड है उसे हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। वाटर में डिसॉल्व करने पे वो क्या करेगा, आयोनाइज करेगा। तो जैसे हमने फर्स्ट कंपाउंड लिखा था कि हमारे पास क्या है, कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड हेक्सा अमोनिएट है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि हमने देखा था कि इसको हम किस तरीके से लिखते हैं कि कोबाल्ट के साथ हमारे पास 6 अमोनिया एज है उसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं वो होते हैं, मीन 6 वहाँ पे लिगेंड लगे होते हैं और 3 उसके पास क्लोराइड होते हैं। और जब इस मॉलिक्यूल को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो इट आयोनाइजेज एज कोबाल्ट हेक्सा अमोनियम कॉम्प्लेक्स 3 पॉजिटिव, एक कैटायन बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और हमारे पास 3 क्लोराइड आते हैं। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे 3 क्लोराइड हैं जो इजीली आयोनाइज हो पा रहे हैं, और क्लोराइड को टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा रिएजेंट है सिल्वर नाइट्रेट। मींस जब भी क्लोराइड आयन हमारे पास होंगे किसी भी सोल्यूशन में, अगर हम उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल देते हैं एक्सेस में, तो जितने भी वहाँ पे क्लोराइड आयंस होंगे वो क्या कर जाएंगे, सिल्वर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बनाएंगे और नाइट्रेट आयन जो है वो सोल्यूशन में चले जाएंगे। ओके, तो वो क्या रहेंगे, सोल्यूशन में चले जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चलेगा भी वहाँ पे कितने क्लोराइड्स हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड होता है एक बहुत ही अच्छा वाइट कलर का कंपाउंड होता है और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। सो ये सिल्वर क्लोराइड एज ए वाइट प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, सपोज अगर हमने 1 मोल कंपाउंड लिया है तो 1 मोल कंपाउंड क्या करेगा, आयोनाइज करेगा। तो 1 मोल हमें देगा कैटायंस और 3 मोल्स इट विल गिव अस द क्लोराइड आयंस। और जब हम उसके अंदर क्या डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे एक्सेस में, तो वहाँ पे हमारे पास 3 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस हैं। तो वो जब इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो 3 मोल्स रिएक्ट करेंगे। हमने डाला क्या है, एक्सेस में डाला है, तो रिएक्ट कितना करेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 मोल्स रिएक्ट करेंगे। जब 3 मोल्स रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास 3 मोल्स क्या बनेंगे, सिल्वर क्लोराइड के वाइस प्रेसिपिटेट बनेंगे। और यू कैन से जितना भी वहाँ पे सिल्वर क्लोराइड वाइट प्रेसिपिटेट बना है उसको हम वहाँ से सेपरेट करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद उसकी हम वेइंग करेंगे। जब हमारे पास उस सिल्वर क्लोराइड वाइट प्रेसिपिटेट का क्या है, वेट आ जाएगा, तो वेट को हम सिल्वर क्लोराइड के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे हमारे पास वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है +1 में कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू द वेट ऑफ दैट कंपाउंड डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट। और जो इसका हमारे पास वेट आएगा उसको उसके ही मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करने पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और ये देखा गया है कि जब इस कंपाउंड का 1 मोल हम डिसॉल्व करते हैं और उसमें एक्सेस ऑफ हम सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो हमारे पास जो वेट आता है, जब उसको हम उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट जो वैल्यू है n की वो 3 के क्लोज आती है। मीन्स कि हमारे पास वहाँ पे 3 मोल्स ही वहाँ पे क्या मिल रहे हैं, क्लोराइड आयन मिल रहे हैं, जिससे ये क्लियर होता है कि वहाँ पे इस मॉलिक्यूल में देयर आर 3 क्लोराइड आयंस विच आर इजिली आयोनाइजेबल, जो कि वर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट था कि उसकी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं और वो आयोनाइजेबल होती है। और हमने देखा है कि इस कॉम्प्लेक्स में इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है दैट इज द +3, और उसे कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3 नेगेटिव आयंस विच आर इजिली आयोनाइजेबल। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास था कोबाल्ट पेंटाअमीन क्लोराइड, बाहर हमारे पास 2 क्लोराइड है। इसको भी सेम जब हम 1 मोल कंपाउंड लेंगे और वाटर में डिसॉल्व करेंगे या करते हैं
तब हमारे पास एक कैटाइन मिलता है जो कि होता है ये, और हमारे पास 2 क्लोराइड, यहाँ पे 2 मोल्स क्लोराइड मिलते हैं। और जब इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट डाला जाता है एक्सेस में, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें से 2 मोल्स सिल्वर नाइट्रेट ही क्या करता है, रिएक्ट करता है, और वहाँ पे 2 मोल्स हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं और नाइट्रेट बनता है हमारे पास, ठीक है, जो कि सोल्यूशन में ही रहता है। ओके, तो यहाँ से भी जो भी हमारी अमाउंट बनी उसको हम सिल्वर क्लोराइड के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे और n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ मोल्स, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2 के इक्वल आती है। तो यहाँ से ये वेरीफाई हो जाता है कि जब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स इस तरीके से लिखा होगा तो मीन्स वहाँ पे हमारे पास देयर विल बी 2 आयोनाइजेबल क्लोराइड आयन, ठीक है। तो मीन्स वहाँ पे 5 अमोनिया उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और इन 3 क्लोराइड में से एक क्लोरीन जो है वो उसकी प्राइमरी और उसकी सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की, जो कि हमारे पास है 4 अमोनिएट, और जिसे हम लिखते हैं इस तरीके से कि हमारे पास यहाँ पे 4 अमोनिया लिगेंड्स हैं और 2 क्लोराइड्स हैं जो कि उसकी सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और बाहर एक आयोनाइजेबल हमारे पास क्लोराइड है। और जब इसको वाटर में डालते हैं तो हमारे पास 2 आयन्स मिलते हैं, एक कैटाइन जो कि एक कॉम्प्लेक्स कैटाइन है, और हमारे पास एक जो है क्लोराइड है जो कि आयोनाइजेबल है, ठीक है। तो 1 मोल क्लोराइड मिला कब? जब हमने 1 मोल इस कंपाउंड को डिसॉल्व किया वाटर में, और जब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, और हम सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो हमारे पास वहाँ पे सिल्वर क्लोराइड के वाइट पीपीटी मिलेंगे और साथ में नाइट्रेट मिलेगा। तो जब इसको वेइंग करके हम इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं तो n की वैल्यू अगेन वहाँ पे 1 आती है, जहाँ से ये क्लियर होता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लोराइड है जो आयोनाइजेबल है। ओके, और जब हम जो हमारा लास्ट कंपाउंड है जिसमें हमारे पास कोबाल्ट क्लोराइड 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, तो जिसको हम लिखते हैं एज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्राई क्लोराइड ट्राई अमोनिया कॉम्प्लेक्स, तो इसको जब वाटर में डाला जाता है तो ये आयोनाइज नहीं करता है। कैसे पता लगा कि ये आयोनाइज नहीं कर रहा है? जब इसको वाटर में डालने के बाद हम सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो वहाँ पे कोई भी वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनते हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि यहाँ पे कोई भी क्लोराइड जो है वो आयोनाइजेबल नहीं है। मीन्स सारे के सारे क्लोराइड जो हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं, तो जो उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इस मॉलिक्यूल को देखने से कैसे पता चलता है कि ये जो क्लोराइड है वो उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं? तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे अमोनिया के ऊपर चार्ज हमारे पास 0 होता है क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, और क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, और 3 क्लोराइड है तो टोटल चार्ज कितना हो गया? -3 हो गया। अगर इसके ऊपर +3 चार्ज है तो दैट्स वाई कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या हमारे पास 0 चार्ज है। कॉम्प्लेक्स एज ए होल ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। तो यहाँ पे जो क्लोराइड है, एक तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, साथ के साथ उसके चार्ज को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसीलिए ये जो क्लोराइड्स हैं दे आर सेटिस्फाइंग both its primary as well as secondary valency, that's why they are non ionizable। ओके, तो यहाँ से इस मेथड से तो ये वेरीफाई हो गया कि वर्नर की जो थ्योरी थी, जो उसके पोस्टुलेट्स थे, वो बिल्कुल सही थे। अब बात करते हैं सेकंड वेरिफिकेशन पे चलते हैं, ताकि हमारा पास और भी क्लियर हो जाए कि वाकई ही वर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो थी वो बहुत अच्छी थ्योरी थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कंडक्टेंस मेजरमेंट। किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सोल्यूशन की अगर हम कंडक्टेंस मेजरमेंट करते हैं, मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करते हैं, तो वो कैसे हमें हेल्प करती है किसी भी कंपाउंड के आयोनाइज होने की और उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो बॉन्डिंग है, उसको एक्सप्लेन करने की। तो वर्नर ने ये देखा कि जो हमारे पास नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है, पोटाशियम सल्फेट है, और भी बहुत सारे हमारे पास जो आयनिक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनकी कंडक्टेंस के साथ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस को जब कंपेयर किया गया तो बहुत ही हमारे पास वहाँ पे फैसिनेटिंग रिजल्ट मिले। जैसे कि जब हम किसी भी यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट
अब यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, मींस हमारे पास जो कैटायन है वो भी हमारे पास क्या है, उसका चार्ज +1 है, और जो हमारे पास एनायन है उसका चार्ज भी क्या है, +1 है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, तो जब सोडियम क्लोराइड आयोनाइज होता है तो वहाँ पे सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस बनते हैं, मींस 2 आयंस बनते हैं वहाँ पे। तो 2 आयंस की वजह से हमारे पास जो कंडक्टेंस आती है वो यूनिवेलेंट के केस में हमारे पास दैट कम्स इन बिटवीन दी 100 to 150 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, उसके बाद जब ये देखा गया कि हमारे पास अगर हमारे पास बाइवेलेंट और यूनिवेलेंट टाइप हमारे पास अगर इलेक्ट्रोलाइट्स हो, अब इसका क्या मतलब है, यूनी मतलब हमारे पास जो अगर फर्स्ट में यूनी लिखा मीन्स हमारे पास जो कैटायन है उसका चार्ज 1 है और जो एनायन है उसका चार्ज 2 नेगेटिव है, और अगर हमारे पास कैटायन का 2 पॉजिटिव चार्ज है और एनायन का चार्ज क्या है, 1 नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम बात करते हैं तो दैट इज पोटाशियम सल्फेट। ओके, यूनी बाइवेलेंट। ओके, तो यहाँ पे पोटाशियम जो है दैट इज 1 पॉजिटिव और जो सल्फेट है दैट इज दी 2 नेगेटिव। तो जब ये आयोनाइज करेगा तो हमारे पास 2 पोटाशियम और 1 सल्फेट, टोटल 3 आयंस मिलेंगे। और अगर हमारे पास बात करते हैं बाई यूनिवेलेंट, फॉर एग्जांपल इट इज़ द बेरियम क्लोराइड, और जब ये आयोनाइज करता है तो हमारे पास बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस हमारे पास 2 क्लोराइड नेगेटिव, अगेन 3 आयंस मिलते हैं। तो चाहे वो ये कंपाउंड हो चाहे वो ये कंपाउंड हो, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कैटायन के ऊपर 2 पॉजिटिव या फिर एनायन के ऊपर 1 नेगेटिव, या फिर हमारे पास कैटायन के ऊपर 1 पॉजिटिव और एनायन के ऊपर 2 नेगेटिव हो, तो उन केस में हमारी जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस है, दैट कम्स अराउंड बिटवीन दी 200 to 250 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स आती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनके अंदर हमारे पास 4 आयंस बनते हैं तो उनकी जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस, दैट कम्स अराउंड बिटवीन दी 400 to 500। और अगर हमारे पास वहाँ पे 5 आयंस बन रहे हैं तो उनकी जो कंडक्टेंस आती है, मोलर कंडक्टेंस, दैट कम्स अराउंड 500 to 600, इन सब के बीच में आती है। ठीक है, थोड़ी बहुत वैल्यू का वहाँ पे बदलाव हो सकता है। ठीक है, 500 से 600 के बीच में आते हैं जब हमारे पास 5 आयन होते हैं, जब 4 आयंस बनते हैं तो 400 से 500 के बीच में आते हैं। इसी तरीके से जब कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस जो हमने अभी स्टडी की है उनकी कंडक्टेंस मेजरमेंट की गई तो वहाँ पे भी हमें सिमिलर रिजल्ट मिले। कैसे? फॉर एग्जांपल जब हमने कोबाल्ट टेट्राअमीन क्लोराइड को आयोनाइज किया, मींस जब वाटर में डिसॉल्व किया गया, तो वर्नर ने क्या देखा कि इसमें हमारे पास, उसने जो एक्सपेक्ट किया था कि इसके अंदर हमारे पास 2 आयंस बनेंगे, एक बनेगा कोबाल्ट पूरे कॉम्प्लेक्स का कैटायन प्लस एक क्लोराइड आयन, मींस इसके अंदर हमारे पास 2 आयंस बन रहे हैं। और जब इसकी कंडक्टेंस मेजरमेंट की गई तो वो हमारे पास आई 102, मींस जो कि इसके अंडर लाई कर रही थी। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि इस मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लोराइड है जो इजीली आयोनाइज हो सकता है, और इसके आयोनाइज होने पर हमारे पास 2 आयन बनेंगे, एक होगा कैटायन, दूसरा होगा एनायन, और वो यूनिवेलेंट टाइप हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करेगा। तो उसकी कंडक्टेंस हमारे पास 100 से 150 के बीच में, दैट इज 102 हमारे पास आई वहाँ पे। सिमिलरली जब हमारे पास कोबाल्ट पेंटाअमीन क्लोराइड कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिसॉल्व किया गया उसकी कंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, तो वर्नर ने उनकी जो कंडक्टेंस मेजरमेंट की तो क्या देखा उसने कि हमारे पास क्या बन रहा है, वहाँ पे ये आयन बन रहे हैं। कैसे पता लगा? जब इसकी कंडक्टेंस मेजरमेंट की गई तो उसकी वैल्यू 262 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स हमारे पास वहाँ पे आई। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि इसकी वैल्यू जो है वो इसके बीच में लाई कर रही है, उसके क्लोज आ रही है। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 आयंस बन रहे हैं, एक हमारे पास कैटायन फॉर्मेशन हो रहा है और एक हमारे पास क्या है, वहाँ पे 2 हमारे पास क्या है, वहाँ पे क्लोराइड आयन बन रहे हैं। मीन्स हमारे पास एक बाइवेलेंट कैटायन बन रहा है और यूनिवेलेंट क्या बन रहे हैं, हमारे पास एनायन फॉर्मेशन हो रही है। तो दैट्स वाई वहाँ पे हमारे पास टोटल 3 आयंस मिलेंगे। इस तरीके से हमारे पास ये वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो है विद द हेल्प ऑफ प्रेसिपिटेशन मेथड और कंडक्टेंस मेजरमेंट से वेरीफाई हो जाती है एक्सपेरिमेंटली।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको समझ में आया, आपने एंजॉय किया, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।